नमस्कार किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का चर्चा का विषय है गन्ने की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से उन्नत खेती किस प्रकार से की जानी चाहिए। किसान भाइयों, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ने की खेती का विशेष योगदान है। गन्ना अपने मिठास, रस और बहुपयोगी औषधीय गुणों के कारण लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और किसान भाइयों, गन्ने का उपयोग विभिन्न उत्पादों में भी बहुत ज़्यादा होता है और यही कारण है कि इसका मांग जो है 12 महीना बना रहता है। किसान भाइयों, कहने का तात्पर्य है कि गन्ने की खेती बहुत ही लाभदायक खेती है, लेकिन इसकी खेती को कृषि वैज्ञानिकों की मार्गदर्शन से आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार उन्नत खेती करके गन्ने का भरपूर पैदावार करते हुए खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो किसान भाइयों, गन्ने की आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार से हमें उन्नत खेती की जानी चाहिए, आइए देखते हैं और विस्तृत जानकारी लेते हैं। गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए लंबी अवधि तक गर्म और नम मौसम और अधिक वर्षा का होना सर्वोत्तम पाया गया है। फसल तैयार होते समय आमतौर पर शुष्क और ठंडा मौसम और चमकीली धूप उचित होती है। साधारणतः गन्ना 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अच्छा पनपता है। सूर्य के प्रकाश की अवधि और तापमान का गन्ने में सुक्रोज निर्माण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे राज्य में गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण है। सौभाग्य से हमें वर्षा जल भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कुशल दोहन और उपयोग से गन्ने की खेती और अन्य तरह की 2 फसली खेती को नई दिशाएं मिल सकती हैं। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गन्ने की खेती की जाती है। उसमें कवर्धा, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग एवं सरगुजा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु और मिट्टी है वो गन्ने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने यहाँ पर कई जिलों में शुगर मिल की स्थापना की है, जिसमें कबीरधाम जिला, बालोद जिला एवं सरगुजा जिले में शुगर मिल की स्थापना की गई है, जिससे कि किसान भाइयों को गन्ने की खेती से ज़्यादा लाभ मिल सके। गन्ने को हम एक नकदी फसल के रूप में मानते हैं, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल से इसमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भी गन्ने में कई अनुसंधान कार्य चालू किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा गन्ना के टिश्यू कल्चर पौधे तैयार किए जा रहे हैं। गन्ने को ड्रिप द्वारा लगाने, गन्ने में स्प्रिंकलर का यूज़ करने, प्रेसमेड खाद का उपयोग करने, लगाने की विधि, पॉली बैग द्वारा गन्ने को लगाने की विधि इत्यादि उन्नत तकनीकों को तैयार कर किसानों तक पहुंचाया जा रहा है तथा किसान भाई इन तकनीकों का उपयोग कर गन्ने की खेती से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में ज़्यादा लाभ प्राप्त होने के कारण गन्ने का रुझान किसान भाइयों को ओर बढ़ा है और राज्य संसद भी इसके लिए भरपूर प्रयास कर रही है, जिससे कि किसानों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है। यही वजह है कि गन्ने के खेत की जुताई 40 से 60 सेंटीमीटर तक गहरी करना आवश्यक है, क्योंकि 75% जड़ें इसी गहराई पर पाई जाती है। किसान भाई याद रखें कि हरी फसल काटने के बाद वे खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2-3 बार देसी हल से जुताई करें। पाटा चलाकर खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना लें। गन्ने की फसल के लिए खेत को समतल और खरपतवार रहित रखना बेहद आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के पहले 10 टन प्रति एकड़ सड़ी गोबर की खाद भूमि में मिला देना चाहिए। गन्ने की खेती में स्वस्थ बीज का चयन करें और गन्ने का ऊपरी भाग ही चयन करें। किसान भाई जब भी गन्ने के लिए बीज का चुनाव करें तो इस बात का ध्यान रखें कि 2 गठान वाले गन्ने का प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। इससे क्या है, जो गठान जो टुकड़ों की संख्या है वो भी कम आएगी, खर्च कम लगेगा एवं उत्पादन ज़्यादा आएगा। दूसरी जो मुख्य बात यह है कि जब गन्ने के लिए बीज का जब हम चयन करें तो गन्ने के ऊपरी भाग जो है, ये ऊपरी भाग वाले भाग का चयन करें
और उसमें 2 गठान कम से कम किसान भाइयों को होनी चाहिए। यदि किसान भाइयों के पास अच्छे साधन उपलब्ध हैं तो पॉली बैग में सिंगल गठान वाले पौधे से पौध तैयार करना चाहिए। इसके लिए पॉली बैग ले लें, उसमें 2 भाग मिट्टी, 1 भाग कंपोस्ट या गोबर की खाद तथा 1 भाग जो है उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाकर उसमें सीधा जो टुकड़े को लगाएं। 30 से 45 दिन के बाद इसकी रोपाई करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो समय है, हमारा मुख्य खेत में कोई चीज़ लगी हुई है तो हमारा 1 माह का समय बचता है, हम उसमें कोई फसल लेने के बाद इसको लगा सकते हैं। गन्ने की बुवाई के लिए वातावरण का तापमान 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गन्ना लगाने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर-नवंबर रहता है। आमतौर पर फरवरी-मार्च में भी इसे लगाया जाता है, परंतु इनकी अपेक्षा शरदकालीन बुवाई से 20 से 25% अधिक उपज मिलती है। जब किसान भाई गन्ने को लगाएं तो सर्वप्रथम मिट्टी पलटने वाले हल से ज़मीन की गहरी जुताई करें एवं उसके बाद कल्टीवेटर चलाकर, हैरो चलाकर इसको समतल कर लें। गन्ने की बुवाई की कई विधियां प्रचलित हैं, जिसमें कि समतल विधि द्वारा बुआई, नाली विधि द्वारा बुआई एवं पॉली बैग में गन्ना लगाकर उसकी बुवाई की जा रही है। किसान भाई जब नाली विधि द्वारा गन्ना की बुवाई करें तो कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर रखनी चाहिए एवं इसमें मेड़ और नाली जो बनती है, नाली में गन्ने के टुकड़ों को लगाए जाते हैं। अभी वर्तमान में गन्ने के 2 टुकड़े वाले, 2 आँखों वाले बीज का प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। इसमें जो बीज की मात्रा रहती है 35 से 40 हज़ार टुकड़े लगते हैं, इसलिए अब पॉली बैग द्वारा गन्ना तैयार करके लगाया जा रहा है। इसमें बसंतकालीन में 1 मीटर की दूरी पर एवं शरदकालीन गन्ना में 1.25 मीटर की दूरी पर गन्ने को लगाया जाता है। इसमें गन्ने के जो पौधे रहते हैं 15 से 20 हज़ार पौधे लगते हैं। पौधों की संख्या कम होने के कारण, आसानी से तैयार होने के कारण, समय बचने के कारण इस विधि का उपयोग किसान भाइयों को करना चाहिए, जिससे कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, कहा गया है कि धान, पान और उखेरा तीनों पानी का ही चेरा। कहने का तात्पर्य है कि गन्ने की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा ही महत्व होता है। विशेष ध्यान देकर के इसमें सिंचाई व्यवस्था की जानी चाहिए और नाली पद्धति या पाहटा पद्धति के माध्यम से पानी सिंचाई करने के साथ साथ यदि टपक विधि के माध्यम से किसान भाई सिंचाई करते हैं तो निश्चित रूप से इसके अनेक फ़ायदे हैं किसान भाइयों। एक तो जल की बर्बादी को हम रोक सकते हैं, दूसरा लागत भी कम लगता है और समय भी कम लगता है और उत्पादन भी हमें ज़्यादा मिलता है। तो किसान भाइयों, टपक विधि को अपना करके हम किस प्रकार से गन्ने की खेती में सिंचाई करेंगे, आइए देखते हैं। गन्ने के पूरे जीवन काल में औसतन 90 से 120 इंच प्रति एकड़ पानी की आवश्यकता होती है। फसल में प्रति सिंचाई 3 एकड़ इंच पानी देना चाहिए। गर्मी में 10 दिन और शीतकाल में 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फव्वारा विधि से सिंचाई करने से उपज में बढ़ोतरी होती है और पानी की बचत भी होती है। गन्ने में जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा लगती है, खासकर जो इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं, अंकुरण के समय, कल्ले फूटने समय, बढ़वार के समय एवं पकने के समय, इस चारों अवस्था में पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि हम माह के रूप में देखें तो फरवरी मार्च से लेकर मई तक एवं उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक इसको पानी की आवश्यकता होती है। जब किसान भाई गन्ने को लगाएं तो हमेशा गन्ने के ऊपरी भाग का प्रयोग करना चाहिए। ऊपरी भाग में अंकुरण प्रतिशत ज़्यादा होती है, जबकि मध्यम भाग में और निचले भाग में अंकुरण प्रतिशत कम पाया जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि 2 आँख वाले टुकड़े एवं इसका ऊपरी भाग प्रयोग करें, जिसमें कि अंकुरण अच्छा प्राप्त होगा, पौधे भी कम लगेंगे और उससे उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। किसान भाइयों को चाहिए कि ड्रिप विधि के द्वारा सिंचाई दें। इससे क्या होता है कि पानी की मात्रा कम लगती है। जिस किसान भाइयों के पास स्प्रिंकलर की सुविधा उपलब्ध है वो शुरुआत के 4 माह तक स्प्रिंकलर से पानी देना चाहिए। इससे कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में बुवाई कर सकते हैं।
सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों को ये भी चाहिए कि गन्ने में जल का भराव न होने पाए, इससे पौधे की जो बढ़वार होती है वो भी कम होती है एवं पौधे मरने लगते हैं। इसलिए जैसे ही पानी का जमाव हो वहाँ पे जल निकास नाली का अवश्य प्रबंध किसान भाइयों को करना चाहिए। गन्ने की फसल को लगाने के 10 से 15 दिनों के बाद खेत में बनी पपड़ी को तोड़ना बहुत आवश्यक होता है। इससे अंकुरण शीघ्र होता है और खरपतवार भी कम आते हैं। अंकुरण के 3 माह तक खरपतवार की सघनता के अनुसार 3 से 4 बार निदाई करना आवश्यक है, जिससे कल्ले ज्यादा बनते हैं। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए गुड़ाई करके 2 बार फसल पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए और गन्ने की पत्तियों को आपस में बांध देना चाहिए। गन्ना लगाने की मुख्यतः 3 विधियां होती है। पहली विधि है सूखी बुआई, दूसरी विधि है सिंचाई के साथ और तीसरी विधि है रोपण पद्धति। टिश्यू कल्चर के माध्यम से जब हम पौधे तैयार करते हैं तो उसके 5000 पौधे 1 हेक्टेयर के रकबा के लिए काफ़ी होता है। जबकि हम सामान्य तौर पे जो देशी विधि से जब लगाया जाता है तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर तक के बीज की आवश्यकता होती है। और एक अन्य विधि है जिसमें कि हम कहते हैं कि बट चिप विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि गन्ने का जो आँख होती है उस आँख वाले हिस्से को ही हम एक बट चिपर नाम की मशीन होती है उससे निकाल लेते हैं और उसमें भी हमको बीज की आवश्यकता काफ़ी कम होती है। और इस प्रकार से जो दोनों विधि हमारा है, जो टिश्यू कल्चर विधि और बट चिप विधि, इसके माध्यम से हम कम मात्रा में गन्ने के सेट से हम बट चिप करके निकाल के पौधे तैयार कर सकते हैं। और टिश्यू कल्चर के विधि के द्वारा भी हम कुछ पौधों से ही हम कई हज़ार पौधे तैयार कर सकते हैं। ये अन्य बात है कि इसमें थोड़ी सी समय अवश्य लगता है, लेकिन इसके द्वारा जो पौधे तैयार होता है वो उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है। वो एक समान होता है, उसमें रोग व कीड़े की संभावना नहीं होती, जो कि सामान्य तौर पे जब हम गन्ने का सेट के माध्यम से लगाते हैं तो उस पे क्या होता है कि सेट में अगर किसी प्रकार की बीमारी है या किसी प्रकार का उसमें समस्या है तो वो समस्या आपके खेत में उस बीज के माध्यम से आ सकती है। लेकिन ये सब समस्या हम जब टिश्यू कल्चर के द्वारा या बट चिपर के द्वारा हम पौधे तैयार करते हैं या उसके द्वारा नर्सरी के माध्यम से जब पौधे तैयार करते हैं तो उस पर इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। किसान भाइयों, गन्ने की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। जितना अच्छा खाद हम समय समय पर गन्ने की खेती में प्रयोग करेंगे उससे फसल का बढ़वार अच्छा होगा और उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादातर किसान भाई आप ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी खाद, इन खादों का प्रयोग करके आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, गन्ने की खेती में हमें खाद प्रबंधन किस प्रकार से की जानी चाहिए, कौन कौन से खाद को कब कब और कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, आइए देखते हैं। गन्ने की अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रति हेक्टेयर 300 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो स्फूर और 60 किलो पोटाश की अनुशंसा की जाती है। अगर भूमि में जस्ते की कमी हो तो 20 से 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर गन्ना लगाते समय दें। नाइट्रोजन को 3 बराबर भागों में यानी 100 किलो प्रत्येक बार में अंकुरण के समय या बोने के 30 दिन, 90 दिन और 120 दिनों के बाद खेत में डालें और फसल पर मिट्टी चढ़ा दें। किसान भाइयों, गन्ने के अच्छे उत्पादन के लिए उसमें खाद प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। गन्ने को जैसे पहले बताया कि 2 बार लगाते हैं। जब हम शरतकालीन गन्ना लगाएंगे इस समय 300 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो स्फूर एवं 70 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। जो नाइट्रोजन है इसकी मात्रा 4 भागों में, पहला अंकुरण होते समय यानी 30 दिन के बाद, दूसरा कल्ले निकलते समय एवं उसके बाद बढ़वार आते समय एवं अंतिम बार मिट्टी चढ़ाते समय देना चाहिए। जब हम खाद का बात करते हैं तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरी खाद की मात्रा रासायनिक उर्वरकों से न देकर हम कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों तरफ से दें, जिससे कि उत्पादन तो अच्छा प्राप्त हो ही, उसके अलावा ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहे। इसके लिए हमें गोबर खाद,
कंपोस्ट या शक्कर कारखाने से जो प्रेसमेड खाद तैयार होती है उसका चयन हम कर सकते हैं। स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा गन्ना लगाते समय ही खेत में डालें। नाइट्रोजन की कुल आवश्यकता का 1/3 भाग यानी 100 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट द्वारा और शेष 2/3 भाग यानी 200 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक के रूप में देने से गन्ने के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। गन्ने के बीजों को नम गर्म हवा से उपचारित करने पर वे रोग रहित हो जाते हैं। मैं यही बोलूँगा कि प्रधानमंत्री जी का सपना जो साकार होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती से, कि जैविक खेती हम बढ़ावा देंगे तो गाय का और खेतों का दोनों का संरक्षण होगा। जो आज संवर्धन से हम संरक्षण की ओर जाएंगे, इसे वैसे ही हम मोदी जी के संकल्प की ओर जैविक खेती मिशन में हम सबसे आगे किसान भाई रहेंगे हमारे। इस खेत में हमने पूरा जैविक खेती का जैविक खाद का ही उपयोग किया, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और हम जो गोबर का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। यूरिया के लिए हमने बैक्टीरिया लिया है, यूरिया का राइजोबियम करके एजेक्टोबैक्टर करके बैक्टीरिया है। फास्फोरस के लिए पीएसबी फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया का हमने उपयोग किया है, और पोटास हमने थोड़ा सा लिया है। सिर्फ पोटास की खेती। अब अगले साल से हमको शायद पोटास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपनी देसी गायों का गोबर डालेंगे तो पोटास की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज जो जैविक खेती में स्वास्थ्य के लिए तो जैविक खेती से ही हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आज जो हमारे हवा में जो नाइट्रोजन का जो बढ़ावा हो रहा है, क्योंकि यूरिया किसान भाई डालते हैं, यूरिया जितना पौधे ने खाया बाकी हवा में जो मिलता है, जो घुलनशील नाइट्रोजन हवा में जो घुलता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान तो करता ही है, साथ में हमारे बच्चों को भी नुकसान करता है। इसलिए जैविक खेती से स्वास्थ्य एवं खेती हम दोनों को बचा सकते हैं। फसल को रोगों से बचाने के लिए गन्ने के टुकड़ों को एमिसोन 6 दवा 500 ग्राम को 250 लीटर पानी के घोल में 5 से 10 मिनट तक डुबाना चाहिए। अगर ये दवा उपलब्ध न हो तो 600 ग्राम डाइथेन M45 को मिलाना चाहिए। रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप गन्ने पर ज्यादा होता है, इसलिए इस घोल में 500 मिलीलीटर मिलाथियान भी मिला दिया जाना चाहिए। गन्ने में लाल सड़न एक बड़ी समस्या होती है। इसमें ये होता है कि पत्ती, ऊपरी पत्ती जो होता है उसके ठीक नीचे की ऊपर की 3 पत्ती को छोड़ के नीचे की हिस्सा पीला पड़ जाता है, और तने के अगर हम उसको लंबवत फाड़ कर जब देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि लाल और तांबिया कलर का उसमें दिखता है, और उसके अलावा उसके आसपास आप देखेंगे तो थोड़ा सा सफ़ेद कलर का चकता जैसा दिखता है, और वो जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो जाता है। और इस प्रकार से ये जो जिस प्रकार से लाल सड़न वाला जो हिस्सा होता है वो उसके गन्ने की उपज पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, साथ ही गन्ने की क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो इसके लिए हमें लाल सड़न से बचाव के लिए सबसे प्रमुख कार्य तो ये है कि हम बीज अच्छी क्वालिटी का उपयोग करें, और जब भी हम टिश्यू कल्चर वाले पौधे का उपयोग करते हैं तो इसमें लाल सड़न की समस्या होने की संभावना नहीं रहती। क्योंकि इसमें जो 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 ये रोग जो पैदा होता है वो बीज जनित रोग होता है, और बीज चूँकि हमारा जो टिश्यू कल्चर से तैयार किया गया है तो इसमें किसी प्रकार से लाल सड़न की संभावना नहीं होती। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर आपके खेत में आ गई हो तो आप ये कोशिश करें कि आप बीज को स्वस्थ बीज का चुनाव करें और रोगी हिस्सा को पूरा जला दें। और इस खेत में आप अगली सीज़न में जब भी लगाएं तो आप टिश्यू कल्चर पौधे को भी जब लगाएं तो इसमें ये कोशिश करें कि बीज को जब आप लगाएं या पौधे को जब लगाएं गन्ने का टिश्यू कल्चर पौधे को, उस समय कार्बेंडाजिम 0.1% का घोल से उस हिस्सा को उपचारित कर लें, जिससे कि आपको लाल सड़न की समस्या नहीं आएगी। गन्ने के टुकड़ों को लगाने के पहले मिट्टी के तेल और कोल तार के घोल में दोनों सिरों को डुबोकर उपचारित करने से दीमक का प्रकोप भी कम हो जाता है। गन्ने में एक और समस्या आती है, वो है जो आती है वो विल्ट की समस्या आती है। विल्ट की समस्या में सामान्य तौर पे ये होता है, जैसे ही बरसात ख़त्म होता है उसके बाद आप देखेंगे उस पर तने के जो निचला हिस्सा होता है उस पर भी एक हल्की सी लालिमा आ जाती है। अगर उसको हम फाड़ के देखेंगे तो जैसे लाल सड़न में हम देखते हैं कि उसमें सफ़ेद चकते उसके आसपास होते हैं उसमें, लेकिन ये उकटा वाली जो विल्ट वाली जो पौधे होते हैं उस पर इस प्रकार की सफ़ेदी नहीं दिखाई देती, और ये भी एक प्रकार से बीज जनित रोग है। तो जब भी कभी आप गन्ने को इस प्रकार से लगाएं जहाँ पर उकटा आया हो या उकटा आने की संभावना हो तो बीज का हमेशा उपचारित करें,
और बीज को उपचारित करने का प्रमुख तरीका ये है कि या तो हम बीज को कार्बेंडाज़ाइम के घोल में डुबाएं या उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में डुबा के 2 से 3 घंटा के लिए रखें। इसके अलावा 54 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म हवा से भी इसकी बीज को उपचारित करते हैं, तो इससे भी उक्टा की समस्या नहीं आती। गन्ना पकने पर इसके तने को ठोकने पर धातु जैसी आवाज आती है। गन्ने को मोड़ने पर गांठों पर आसानी से टूटने लगता है। गन्ने के रस में चीनी की मात्रा हेनरी फ्रैक्टोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। गन्ना जमीन की सतह के पास से काटा जाना चाहिए। किसानों की समृद्धि को निरंतर बढ़ाने के लिए नई फसलों का चयन करना होगा जो अधिक आमदनी देने वाला हो। छत्तीसगढ़ में गन्ने की फसलों के रकबे में लगातार वृद्धि हो रही है। मैं हमारे मित्रों को बोलूँगा कि हमारे देश में शहर बढ़ रहे हैं और खेती कम होते जा रही है। हम और दाल चावल सब्जी रोटी फल अनाज कहाँ से आएगा? सिर्फ खेतों से आएगा। कोई कंपनी में प्लांट में फैक्ट्री में नहीं बन सकता। इसलिए मैं बोलूँगा कि आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय खेती और सिर्फ खेती से जुड़े हुए जो भी व्यवसाय हैं वही सबसे बड़े व्यवसाय रहेंगे। जो मोदी जी का सपना है कि खेती से ही हमारे देश का बहुत बड़ी तरक्की हो सकती है। इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और खेती कम होते जा रही है, तो उत्पादन हमको दाल चावल शक्कर यानी सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और गन्ने से बाई प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। ग्लूकोज है कि गन्ने से बाई प्रोडक्ट जैसे गुड़ का मोलासिस है, बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। और गन्ने के उपयोग से गन्ने के रस में गर्मी में जो किसान भाई के खेत में के पानी की व्यवस्था है वो गर्मी में गन्ने के रस के लिए भी बहुत अच्छा रेट मिलता है। उसमें तो गन्ना 700-800 रुपये क्विंटल तक भी जाता है जब सीजन लास्ट होती है गर्मी में। तो किसान भाइयों के लिए तो मैं नई पीढ़ी को बोलूँगा कि आप खेती को छोड़ के, पहले बोला जाता था उत्तम खेती मध्यम व्यापार सबसे नीचा नौकरी बोलते थे, पर आज हम उस चीज़ को ला सकते हैं खेती को जैविक खेती करके सबसे उत्तम खेती में। किसान भाइयों, देखा आपने किस तरह से कृषि वैज्ञानिकों का सलाह लेकर के हम आधुनिक और वैज्ञानिक विधि को अपना करके उन्नत तरीके से गन्ने की खेती करके भरपूर पैदावार ले सकते हैं। आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा और आप इस फसल को अपना करके गन्ने का भरपूर पैदावार करते हुए खुशहाल जीवन जिएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज के इस अंक में बस इतना ही। आने वाले अंक में हम फिर से नई जानकारियों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।